नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ बसपा के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और आलापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक त्रिभुवन दत्त जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इनके विषय में ये बताना चाहेंगे कि ये पिछले कई बार से जो है आलापुर से विधायक रहे हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। इसके अलावा इस समय इन पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव ने इनको राष्ट्रीय स्तर के पद पर आसीन किया हुआ है और ये अपने काम और अपने विकास और अपनी तेज तर्रारी के लिए भी जाने जाते हैं। त्रिभुवन जी से आज हम लोग सवाल करेंगे और इसके जवाब इनसे लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कई आरोप भी रहते हैं और इसके अलावा इनके कई जो ऐसे काम हैं जिन पर तमाम सवाल भी उठाए जाते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। त्रिभुवन जी नमस्कार। एक चीज़ ये बताइए कि नमस्कार पंकज भाई। एक चीज़ ये बताइए कि सबसे पहले सवाल ये उठता है कि त्रिभुवन दत्त जो है वो सबके नेता क्यों नहीं बन पाते हैं? देखिए, हम लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से राजनीति में आए हैं, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चल करके समता मूलक समाज बनाने के लिए सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सामाजिक परिवर्तन और समता मूलक समाज बनाने वाले मुद्दे को लेकर जिनको आपत्ति होती है, तो वो हमें नेता नहीं स्वीकार करते हैं। बाकी जो बहुजन समाज है, जो संख्या में बड़े अनुपात में है, वो हम लोगों को अपना नेता स्वीकार करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयार हैं और आज भी हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो आप जिस विचारधारा से थे, उस विचारधारा का विरोध समाजवादी पार्टी किसी समय करती थी और क्या होता था वो भी आपको पता है। इसके बाद जब आपका बसपा से जो है वहाँ से आपका वापस आना और समाजवादी पार्टी में जा कर के फिर बड़े पद पे आना, फिर विधायक बनना उसी पार्टी से, तो इस विचारधारा को इतनी जल्दी स्वीकार आपने कैसे किया? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि समाजवादी पार्टी उस विचारधारा का विरोध करती थी, मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब इस देश में और प्रदेश में थे, तो निश्चित तौर से वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा का विरोध नहीं करते थे, बल्कि व्यक्ति का विरोध करते थे। आपसी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा की लड़ाई थी। वो बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते थे, बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी की विरोध करती थी। निश्चित तौर से उस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई रहती थी, इसलिए आपस में विरोध होता था। जहाँ तक आपने कहा कि इस समाजवादी पार्टी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा आप देखें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए बना करके पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एकजुट करके उसी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसको बहुत पहले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांशीराम साहब ने शुरू किया था। उसी लड़ाई को आज माननीय अखिलेश यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांशीराम साहब, लोहिया जी, ऐसे तमाम नेताओं के आदर्शों पर चल करके जो किसी जाति, धर्म, मजहब की लड़ाई नहीं लड़ते थे, समाज में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, वही लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। अच्छा, एक जनता के बीच में ये जो है आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी से आखिरकार त्रिभुवन दत्त जी जो हैं, जो सबसे करीबी थे बहन मायावती जी के, उनको वहाँ से निष्कासित क्यों किया गया? क्या कारण था? ये आपकी जुबान से लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी जिन सिद्धांतों को लेकर के मानव कांशीराम से हमने बनाया था और जिन सिद्धांतों को लेकर के पार्टी आगे बढ़ रही थी, कहीं नहीं कहीं उसमें भटकाव आने का काम हुआ और भटकाव आने के बाद हम लोगों की जो विचारधारा थी, जो हम लोग मानव कांशीराम साहब के शिष्य थे, उस पर कहीं न कहीं विरोधाभास शुरू हुआ। इसलिए अब वो बहुत पुराना मुद्दा हो गया कि हमने बहुजन समाज पार्टी क्यों छोड़ी। आज कई वर्ष बीत गए, निश्चित तौर से पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण सिद्धांतों से भटकाव है। ठीक।
अब एक सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जिस समाजवादी पार्टी में आप विधायक हैं, जिस पार्टी से हैं, आपके ऊपर भरोसा जताया गया था, लेकिन उसी समाज के यादव समाज के लोगों का आज भी आपके ऊपर आलापुर में या फिर जो अगर प्रदेश की बात करें तो वो भरोसा आपके ऊपर नहीं है, ऐसा चर्चा का विषय है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या यादव समाज को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या यादव समाज आपको स्वीकार नहीं कर पा रहा है? देखिए, ये भी एक राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र है। खास तौर से विरोधी दल के लोग जो हैं इस बात की चर्चा करते हैं। जब 2022 का चुनाव था, मैं आया तो उस समय भी ये बहुत बड़ी चर्चा कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी में रह करके इन्होंने यादवों का बड़ा विरोध किया, ये किया वो किया, यादव वोट नहीं देंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो यादवों ने बड़े पैमाने पर वोट देने का काम किया, सपोर्ट करने का काम किया और 2022 में हमें चुनाव जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया। आज भी पूरे विधानसभा में यादव समाज एक दो लोगों की मैं बात नहीं कर सकता हूँ जिनका व्यक्तिगत कोई हमसे विरोध होगा, बाकी पूरा का पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। ये एक भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दल की एक साजिश है कि इस तरह का प्रचार करके इनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, झूठा प्रचार है और ये षड्यंत्र कहीं से कामयाब नहीं होगा। निश्चित तौर से 2027 में भी आलापुर की जनता हमें चुनाव जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेगी। आपने 2027 की बात की है। एक सवाल ये भी खड़ा है और एक मार्केट में या जो अगर राजनीतिक अगर क्षेत्र की बात करें तो जी। चर्चा का विषय ये है कि आप अपने जो है सुपुत्र को जो है 2027 में वहाँ से लड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा एक दूसरी चर्चा भी है कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी अपने सुपुत्र को उस फील्ड में उतारना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों में क्या है कि आप क्या विधायक स्वयं वहाँ से आप लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी या आप अपने सुपुत्र के लिए लगे हुए हैं? जैसा कि चर्चा है कि इस बार बहुत से जो है परिवर्तन होने हैं 2027 में। तो इसमें क्या है वो भी जो है कम से कम स्पष्ट करिए। देखिए, ये स्पष्ट करने की बात नहीं है। राजनीति में हमारे पिताजी तो कुछ नहीं थे, हुँ। हमारे पिताजी इस समय मर गए थे, लेकिन जब राजनीति में आना था तो हम अपने आप आ गए। निश्चित और उसी तरह से हमारे बेटे राहुल दत्त यशवर्धन की बात है, उनको आगे बढ़ाना, घटाना कोई बहुत मायने हमारा नहीं रखता है। जिसको ऊपर वाला जिस बात के लिए बुलाता है वो उसमें शामिल हो जाता है। राहुल दत्त यशवर्धन के अंदर वो गुण हैं, लोगों को जोड़ने की, लोगों को लेकर चलने की क्षमता निश्चित तौर से है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है वो एक ना एक दिन आलापुर का नेतृत्व करने का काम करेंगे। अच्छा, एक बीच में एक विवाद थोड़ा-सा उत्पन्न हुआ था। एक कृष्ण कुमार यादव आपकी ही पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता के द्वारा फ़ेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक तरीके से कुछ आपके विषय में विरोध में लिखा गया था। क्या वो प्रकरण था और आज उसमें क्या स्थिति है? उस मामले में पटाक्षेप हो चुका है या आज भी ऐसे ही तनाव नहीं, बना है? कोई मतलब वो नहीं था, ना विरोध था। उन्होंने भावना में कुछ लिख दिया था, तो फिर हमको उन्होंने अपने घर पे बुलाया कि हमारे घर आप नहीं आए, इसलिए हमें नाराज़गी थी। मैं उनके घर पर गया था, पूरा मामला पटाक्षेप हो गया, कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2027 में आप भारतीय जनता पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को आलापुर में आप अपना किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही मानते हैं। निश्चित तौर से 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदी थी और 2027 को भी भारतीय जनता पार्टी को हम प्रतिद्वंदी मानकर तैयारी कर रहे हैं और लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है गुंडागर्दी का या अराजक तत्व जो है अगर सरकार आएगी तो फिर से बहू-बेटी छेड़ी जाएँगी या अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, इस तरीके के तमाम बयान तमाम नेताओं के आते रहते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब ये तो एक हँसी का सवाल आप कर रहे हैं। हुँ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में। केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी अपने आप में बहुत सख्त शासन करने वाले माने जाते हैं। हुँ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बेटियों की जो हाल है, नारा तो इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, लेकिन गाजीपुर से गाजियाबाद तक समूचे उत्तर प्रदेश में बेटियों की हाल बद से बदतर है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएँ हो रही हैं, झाड़ियों में फेंकने का काम किया जा रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और जहाँ तक आपने अपराधी की बात की, निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े-बड़े अपराधी पड़े हैं
और योगी जी की निगाह उनके ऊपर नहीं पड़ती है। कुछ जाति विशेष के लोगों को टारगेट करने जाति का और अपराधी का मुद्दा बनाया जाता है, जो सर्वदा गलत है। अगर न्याय करना हो तो कहने में कोई अशोक नहीं, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने किया था कि जाति धर्म मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि जो अपराधी था किसी भी जाति का था उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जाति देख करके अपराधी की गणना की जाती है, जो सर्वदा गलत है। और इस तरह से न्याय और का काम किया गया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जाति देख करके अपराधी की गणना की जाती है, जो सर्वदा गलत है। और इस तरह से न्याय और अन्याय करने पर कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त नहीं हो पाएगी। एक सवाल ये बनता है कि आखिरकार जो अब बसपा सुप्रीमो मायावती की जो बात की जाए तो उन्होंने भी एक रैली बहुत बड़ी थी, आपको याद होगा राम जी की जो परिनिर्वाण दिवस पे लखनऊ में जो रैली थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खुलेआम मंच से उन्होंने तारीफ़ की थी, उनके शासनकाल की तारीफ़ की थी। तो उसको आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है योगी आदित्यनाथ सरकार जो है उसमें इस तरीके के अपराध बढ़ें या जो नहीं नहीं, उन्होंने शासन की तारीफ नहीं किया था। उन्होंने केवल ये तारीफ किया था कि स्मारक का इन्होंने रख रखाव किया, शासन की तारीफ नहीं किया था। आप ये पत्रकार बंधुओं ने झूठा प्रचार किया। उन्होंने केवल अंबेडकर स्मारक एक मानव कांशीराम साहब स्थल का जो उन्होंने मतलब रख रखाव किया उसकी तारीफ किया था। अब एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से अंबेडकर नगर की अगर बात किया जाए तो अखिलेश यादव का स्मृति द्वारों से जो है फोटो हटाए जाने का जो प्रकरण है, तो उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इसको क्या आप मानते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, हमने विधायक निधि से सामाजिक परिवर्तन करने वाले महापुरुषों के नाम पर या देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के नाम पर स्मृति द्वार बनवाने का काम किया। निश्चित तौर से हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हरिओम पांडे जी भी गेट बनवाने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने आदर्श मोदी जी, योगी जी जो उनको आदर्श मानते हैं, उनकी फ़ोटो लगाने का काम किए। अन्य जिलों में भी हमने देखा कि जहां स्मृति द्वार हमारे जनप्रतिनिधिगण या विधायकगण बनवाने का काम किए हैं, उसमें भी आदरणीय अखिलेश यादव जी की फ़ोटो लगाने का काम किए हैं। उसी को देखते हुए हमने भी अपने आदर्श नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की फ़ोटो लगाने का काम किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई ऐसा तो है नहीं, कोई आम व्यक्ति हैं, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आज भी देश की पार्लियामेंट में सांसद हैं। उनकी फ़ोटो लगाने का काम किया गया, लेकिन आलापुर के कुछ छोटे भैया नेता भारतीय जनता पार्टी के साथियों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आदर्श की आप पूजा करिए, कोई कहीं रोकने वाला नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से ये राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह से जो कार्य किया गया, मैं समझता हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली कहावत चरितार्थ होती है। अगर कहीं न लगा होता, हमने लगाया होता तो ये गलत था। ये कोई संवैधानिक नैतिकता का सवाल नहीं होता है, ये आदर्श का सवाल होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदर्श है, उनकी फ़ोटो हमने लगवाने का काम किया, जिस पर कुछ नेताओं द्वारा आपत्ति की जा रही है, जो सर्वथा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसी छोटी राजनीति करके कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसी आपके जवाब पर एक सवाल ये है कि जो आपका बयान है उस पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी जी हैं, उनका ये कहना है कि आप चूँकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आपके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, आप कई बार विधायक रह चुके हैं, इसके बावजूद आपने जो काम किया है वो नैतिक काम नहीं है। जो जिसकी सत्ता रहती है, जो सरकार रहता है, जिसके जो मुखिया होता है, उसकी ही फ़ोटो इस तरीके की जगहों पर लगाई जाती है। तो लिहाजा इस चीज़ को आपको अभी आत्ममंथन की ज़रूरत है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये आरोप बिल्कुल गलत है, ये सरकार का पैसा है, सरकार और प्रशासन उसकी देखरेख करता है, ये प्रशासन का काम है, बीजेपी के नेताओं का ये काम नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए माननीय पंकज जी, मैं आपको बताऊं, त्र्यंबक तिवारी जी जो जिला अध्यक्ष जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरा भी उनसे संबंध है, राजनीतिक संबंध है। उन्होंने कहा कि मैं वरिष्ठ हूं और अनुभवी हूं, इसके लिए उनको मैं स्वागत करता हूं। लेकिन नैतिकता का पाठ केवल खुद भी पढ़ना चाहिए। अभी आप पता कर लीजिए, जब कोई सरकारी मीटिंगें होती हैं
तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं को बुलाकर बैठाने का काम किया जाता है जो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। हम लोग कई बार देखे, लेकिन हम लोग जानबूझ करके कोई आपत्ति खड़ा करने का काम नहीं करते। जबकि आप पता करिए कि अंबेडकर नगर जनपद में पांचों की पांचों सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में थी। पार्टी की मीटिंगों में आप जाइए, कोई बात नहीं है, आप मंत्री के कार्यक्रम में जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जब सरकारी, चाहे डीएम की अध्यक्षता में मीटिंग हो या मंत्री की मीटिंग की अध्यक्षता, जो शासकीय बोर्ड की बैठकें होती हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर बैठने का काम करते हैं। ये कहाँ नैतिकता का प्रश्न है? ये मैंने आपसे पहले बताया, ये नैतिकता और अनैतिकता का सवाल नहीं है, ये आदर्श का सवाल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदर्श हैं, उनको लाखों करोड़ों लोग मानने वाले लोग हैं। इस आदर्श में हमने उनको फोटो लगाने का काम किया है और इसका विरोध करना मैं हरदम कहूँगा कि ये सर्वथा गलत है। तो ये थे त्रिभुवन दत्त जी, जो आलापुर से विधायक हैं। उसके अलावा पहले भी जो है संसद में भी इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल इन्होंने दिया है और अच्छा इनका एक मतलब राजनीतिक की जो इतिहास अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है चर्चा वाला रहा है और इन्होंने विकास को जो है अपना पैमाना बना करके, इनका ये कहना है कि हमारा जो है सर्व समाज से जो है वो एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा और हम सर्व समाज का विकास भी करेंगे। लेकिन इन्होंने जो कई सवाल थे, ऐसे सवाल थे जो इनसे जुड़े हुए थे, इनके ऊपर आरोप थे, उनका इन्होंने बड़ी बखूबी जवाब दिया है। अब आने वाले 2027 में फ़िलहाल क्या होगा, समाजवादी पार्टी किसको जो है वहाँ से किसके ऊपर भरोसा जताएगी, क्या त्रिभुवन दत्त जी के ऊपर जताएगी या किसी अन्य के ऊपर जाए, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन आज के डेट में त्रिभुवन दत्त जी ने ये साफ कर दिया है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही विधायक बनेगा और ये पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं, तमाम आरोपों का इन्होंने खंडन किया है। पंकज मिश्रा, अंबेडकर नगर। ठीक।